जेएनबी एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बीपीएससी के लिए बिहार बजट 2024-25 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं। 18.92 करोड़, 38.92 करोड़, 68.92 करोड़ या फिर 98.92 करोड़। तो कितना है बिहार बजट 2024-25 में? इसका आंसर हो जाएगा 98.92 करोड़, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास, याद रखेंगे लगभग 100 करोड़ के आसपास। ठीक है। अच्छा, एक चीज, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें आप लोग प्लीज़। और कुछ सुझाव देनी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और जरूर से जरूर शेयर कर दें। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब तक हमारी वीडियो आप पहुंचा दें। चलिए, कौन सा जिला कोसी संभाग के जिलों में शामिल नहीं है? सहरसा, सुपौल, अररिया या फिर मधेपुरा? इसका आंसर हो जाएगा अररिया। याद रखेंगे, अररिया शामिल नहीं है कोसी संभाग, यानी कोसी कमिश्नरी में कितने हैं जिले? 3। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल से बेमेल चुनिए, यानी कौन सा असत्य है? गन्ना उद्योग श्री कृष्णनंदन पासवान, भवन निर्माण श्री जयंत राज, अल्पसंख्यक कल्याण श्री मोहम्मद जमा खान, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन श्री केदार प्रसाद गुप्ता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन वाला जो है श्री केदार प्रसाद गुप्ता, ये असत्य है, यानी ये बेमेल है, अर्थात गलत है। क्यों? क्योंकि ये है रत्नेश सादा जी के पास और श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी के पास है पंचायती राज। ये याद रखेंगे, पंचायती राज किनके पास है? श्री केदार प्रसाद गुप्ता। और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन श्री रत्नेश सादा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। बाकी भी याद रखेंगे, गन्ना उद्योग श्री कृष्णनंदन पासवान, भवन निर्माण श्री जयंत राज, अल्पसंख्यक कल्याण श्री मोहम्मद जमा खां। ठीक है। चलिए, अगला है, बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के संबंध में असत्य है। अच्छा, एक सीरीज में मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लाया है, तो आप ये अवश्य याद रखेंगे कि जो कितने लाख में है, कम से कम ये अवश्य आप याद रखेंगे। ठीक है। और मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, तो अब अगले सेट से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात जाति आधारित जनगणना से आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने हर सेट बाय सेट मैंने कवर कर दिया है। ठीक है। चलिए, तो बिहार में सिख जनसंख्या 49,95,897। बिहार में दुसाध धारी धरही जनसंख्या 9,43,000। बिहार में मल्लाह जनसंख्या 34,10,93। और बिहार में मोमीन मुस्लिम जुलाहा अंसारी जनसंख्या 46,34,245। कौन सा इसमें असत्य है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मोस्टली हाईलाइटेड जो भी जातियां थी जिसकी जनसंख्या आपको प्रश्न में दिए गए थे, उनमें आप देखेंगे तो जैसे शेख है, दुसाध, मल्लाह, मोमिन, ये वाला जो जनसंख्या आप देखेंगे परसेंटेज में, तो ये मोस्टली 2% से ऊपर वाला ही सारा मैंने आपके लिए लाया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिहार में दुसाध धारी धरही जनसंख्या ये 2% से आपको कम दिखाई दे रहा है, यानी 1.13% ही दिखाई दे रहा। लेकिन होना कितना चाहिए था? तो होना चाहिए था 69,43,000, लेकिन है कितना? 9 लाख। ये याद रखेंगे। ठीक है, होना कितना चाहिए था? 69,43,000, 5.31% है। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। दुसाध धारी धरही एक ही साथ में दिया हुआ है। चलिए, सेन राजवंश के शिलालेखों में किसे कर्नाट कुलभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? कर्नाट कुलभूषण, नान्यदेव, नरसिम्हदेव, राम सिंह देव या फिर हरि सिंह देव को किसे सेन राजवंश के शिलालेखों में कर्नाट कुलभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश के प्रथम यानी संस्थापक जो थे नान्यदेव, इन्हें कहा गया है कर्नाट कुलभूषण। ठीक है, तो मिथिला में इन्होंने अपना राज्य बनाया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन से संबंधित स्थान एवं नेतृत्वकर्ता से जुड़े बेमेल है। देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह होने का सिंबॉलिक रूप में हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो समुद्र थी नहीं कि यहाँ से समुद्र है नहीं कि यहाँ पे आप नमक जो है वो बना पाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ था? सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लेकिन सांकेतिक रूप में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थान थे जहाँ पे नमक बनाया गया था, जैसे
आपको ऑप्शन में दिए हैं चंपारण में नंद कुमार सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह। तो नमक आंदोलन जो हुई थी उससे जुड़ा हुआ कौन सा असत्य है? बेमेल है। कौन सा बेमेल है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? चंपारण वाला। ये चंपारण में नंद कुमार सिंह नहीं थे, ठीक है। नंद कुमार सिंह कहाँ के हैं? तो ये लखीसराय में थे, ये याद रखेंगे। लखीसराय में अगर आप देखेंगे तो नंद कुमार सिंह थे, ठीक है। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा थे। चंपारण में कौन थे? विपिन बिहारी वर्मा। इन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था चंपारण से, ठीक है। पटना से किसने किया था? तो अंबिका कांत सिंह। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में और भी डाटा दिए हुए हैं, जैसे दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, पटना में अंबिका कांत सिंह, चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, लखीसराय में नंद कुमार सिंह, हाजीपुर में भरत मिश्र, बरेजा में गिरीश तिवारी और गुरिया कोठी में चंद्रिका सिंह, ठीक है। 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के मध्य क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं 25.12%, 25.22%, 25.32%, 25.42%। इसका आंसर हो जाएगा 25.42%। याद रखेंगे कौन सा? 25.42%, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 25.42%। और एक चीज याद रखना है आपको, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो एक चीज और भी आपको याद रखना है, कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है तिरहुत कृषि कॉलेज। अच्छा, ये जो आप एक्सप्लेनेशन है ये आप टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ के रूप में मिल सकता है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है तिरहुत कृषि कॉलेज कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर के ढोली में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अगला है बड़े साहब उपनाम से जाने जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डिनोलू डालसी, डेनिलो डालसी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह या डॉक्टर महेश बाबू। बड़े साहब के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखेंगे कौन? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बड़े साहब के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। आजाद शत्रु के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इटली का गांधी के रूप में, बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद, इटली के गांधी डेनिलो डालसी, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रेखा दूषित, इंदु प्रभा सिंह, ज्ञान सुधा मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। पटना हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस, महिला चीफ जस्टिस कौन थी? आंसर हो जाएगा रेखा दूषित। याद रखेंगे कौन? रेखा दूषित। और भी जो इम्पोर्टेंट पटना मुख्य न्याय पटना हाईकोर्ट से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट जजेस हैं उनके नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे न्यायमूर्ति रेखा दूषित, ये तो पहली सीजीआई थी यानी मुख्य न्यायाधीश थी। माननीय सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस चैम्प्स चेमियर, चेमियर याद रखेंगे कम से कम, ठीक है। तो चेमियर पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे, पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। पंडित लक्ष्मीकांत झा, पंडित लक्ष्मीकांत झा ये आजादी के बाद पटना हाईकोर्ट के, याद रखेंगे, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश हैं। आजादी के बाद, आजादी के बाद, आजादी से पहले जो पहला थे वो कौन थे? चेमियर, ठीक है। और आजादी के बाद भारतीय कौन थे पटना उच्च न्यायालय के तुल? पंडित लक्ष्मीकांत झा। एक और नाम इंपॉर्टेंट है, इंदु प्रभा सिंह, इंदु प्रभा सिंह, इनका नाम याद रखेंगे। ये पहली महिला न्यायाधीश हैं जिन्होंने पटना उच्च न्यायालय और इसकी रांची पीठ में अदालत संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो पटना तो हाईकोर्ट है, इसकी एक खंडपीठ है कहाँ पे? रांची में। तो दोनों जगह पे संभालने वाली पहली महिला जज कौन है? तो इंदु प्रभा सिंह, ये याद रखेंगे। एक और नाम याद रखेंगे, ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है। इन्हें कौन सा गौरव प्राप्त है? तो ये दूसरी महिला न्यायाधीश हैं
पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला न्यायाधीश हैं बिहार से, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बाद एक दो नाम और भी है, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और ललित मोहन शर्मा। इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें, जो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा है, ये छठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, और ललित मोहन शर्मा जो बिहार के हैं, इन्होंने 24वें मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किया है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इतने नाम आपको कम से कम स्मरण में रखने हैं। अगला है, बिहार के प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो बिहार आने वाले प्रथम सिख गुरु यात्री कौन थे? वो थे गुरु नानक देव। याद रखेंगे, गुरु नानक देव। इन्होंने 4 धार्मिक यात्राएं की। अब धार्मिक यात्राओं को उदासी कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्या कहा जाता था? उदासी। तो पहली उदासी के दौरान इन्होंने बिहार भ्रमण किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो 4 धार्मिक यात्राएं में इन्होंने पटना साहिब में आए और यहाँ 4 महीने तक रहे थे। ठीक है, इसके बाद गया भी गए थे, वहां पे विष्णुपद गुरुद्वारा जो है वहां पे भी गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, गुरु नानक देव। अगला है, बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकने हेतु चलाया गया बिहार सरकार का महत्वपूर्ण अभियान कौन सा है? यानी कि जो आप खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट से, आप ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो मिलावट से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सिद्धार्थ, उजाला, कोबरा, चाणक्य। तो बिहार सरकार याद रखेंगे, ऑपरेशन चाणक्य। ठीक है, चलिए, अगला है, बिहार के भोजपुर जिले का मुख्यालय कौन सा है? भोजपुर जिले का मुख्यालय मोतिहारी, आरा, भभुआ, छपरा। ठीक है, तो भोजपुर जिले का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आरा। ठीक है, आरा कहाँ से नाम आया है? तो आराम से आया है, आराम नगर से। ठीक है, और भी इन्हें याद रखेंगे कि कब से जिला बना था? 1972 में। क्षेत्रफल 2395 वर्ग किलोमीटर। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक घुड़सवार सैन्य पुलिस शिविर है, बस ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आराम नगर पुराना नाम है, या फिर इसे जाना जाता है आराम नगर के नाम से। अगला है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत 7 अंगों वाला, यानी कि राज्य के 7 अंग हैं, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि तुलना में कौन सा बेमेल है? जैसे मंत्री की तुलना की गई है आंख से, आंख से, कि राज्य की आंख क्या है? वो है मंत्री। पैर की तुलना की गई है जनपद से। बाह और भुजा की तुलना की गई है दुर्ग से। कोस की तुलना की गई है कान से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बेमेल है, यानी असत्य है। तो देखिए, मंत्री आंख, मंत्री को आंख, राज्य का आंख माना गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये सही है। जनपद यानी कि राज्य का जो एक तरह से आप जिला समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्र है या फिर राज्य या फिर जिला जो कहें आप, वो है, वो कौन सा है? वो है पैर। ठीक है, ये भी सही है। दुर्ग यानी किला होना चाहिए मजबूत। ठीक है, जैसे बाह या भुजा मजबूत होती है, तो ये भी सत्य है। लेकिन कोस को कान नहीं कहा गया है। ठीक है, कोस को क्या कहा गया है? कोस को मुख कहा गया है, ये याद रखेंगे। कोस को मुख यानी माउथ, राज्य का। अब आपको ये याद रखना है, इसमें 7 के बारे में दिया हुआ है। जैसे राजा, राजा को क्या कहा गया है? यही शीर्ष है, यही केंद्र है। ठीक है, स्वामी। अमात्य, ये आंख है। जनपद, जो जिसमें राज्य और जनसंख्या है, जनपद है। जैसे जिला या फिर आप राज्य कहते हैं जिसे, तो जनपद को पैर कहा गया है। दुर्ग यानी कि किला को क्या कहा गया है? बाह या भुजा। कोस को मुख कहा गया है। ठीक है, जितना ज्यादा होगा खाना उतना राज्य मजबूत होगा। ठीक है, दंड, दंड मतलब सेना, सेना को क्या कहा गया है? ब्रेन, ये याद रखेंगे, मस्तिष्क से तुलना किया गया। और मित्र, ठीक है, पर मित्र कैसा होना चाहिए? तो मित्र होना चाहिए कुलीन, अच्छे कुल वाला, दुविधा शून्य, कंफ्यूजन ना हो जिसके बारे में। महान होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, और अवसर आने पर सहायता के लिए तैयार होने वाला ही आपका असली में मित्र है। तो मित्र की तुलना किससे की गई है? तो कान से। ठीक है, मित्र की तुलना कान से। चलिए, अगला है, जैन तीर्थंकरों को उनके प्रतीकों के साथ दिया गया है बेमेल चुने।
पहला ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह सांड, अरिष्टनेमी का हिरण, पारस्वनाथ का सांप, महावीर स्वामी का शेर। इसमें कौन सा बेमेल है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऋषभनाथ सांड सही है, अरिष्टनेमी के बारे में हिरण दिया हुआ है, यही गलत है। ठीक है, अरिष्टनेमी का क्या था? तो शंख था, याद रखेंगे, अरिष्टनेमी का शंख। पारस्वनाथ का सांप सही है, महावीर स्वामी का शेर सही है। ठीक है, और भी कुछ नाम जहां से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे, स्टेट पीसीएस में खास करके मैंने पाया है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है उसे आप याद रखेंगे सिंबल के साथ। अजीतनाथ जो दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, पहले नंबर पे ऋषभनाथ है, उनका सांड है, दूसरे नंबर पे अजीतनाथ है, इनका हाथी है, तीसरे नंबर पे संभवनाथ है, इनका घोड़ा है। ठीक है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि सांड, हाथी घोड़ा, ये एक लाइन से 3 तक है, और चौथा है बंदर, अभी नंदन नाथ का बंदर। ठीक है, तो हाथी घोड़ा और बंदर, ये याद रखेंगे। इसके बाद 16वां पूछा जाता है कि शांतिनाथ का क्या है? तो मृग या हिरण। ठीक है, मृग या हिरण। और अरिष्टनेमी का शंख, अरिष्टनेमी का कौन सा है? तो शंख है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि पारस्वनाथ जो कि 23वें नंबर पे आते हैं, इनका सांप है, और महावीर स्वामी जो 24वें नंबर पे आते हैं, इनका शेर है। ठीक है, एक 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको ढेर सारा इसमें से याद हो जाएगा। अगला है लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सफाहोर आंदोलन 1870 का, या कोल विद्रोह 1831-32 का, भूमिज विद्रोह 32-33 का, या लाल आंदोलन 1940 का? लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, लाल बाबा भी डायरेक्ट दे के पूछा जा सकता है, या फिर लाल हेम्ब्रम पूरा नाम भी दे के पूछा जा सकता है। इनका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सफाहोर आंदोलन, ये याद रखेंगे, सफाहोर आंदोलन। संथाल आंदोलन आप लोग जानते होंगे कि संथाल में क्या हुआ था, आप लोग संभवतः सभी उससे परिचित होंगे। तो सब संथाल विद्रोह जब असफल हो गया, यानी कि संथाल आंदोलन की विफलता के बाद लोगों ने क्या माना? लोगों ने माना कि सबसे जो इसके विफलता का सबसे मुख्य कारण है वो है कि धार्मिक भावना और आत्मबल की कमी। तो धार्मिक भावना और आत्मबल ये दोनों कैसे आएगा? तो कैरेक्टर साफ कीजिए, कैरेक्टर अच्छा कीजिए, कैरेक्टर पे कैरेक्टर यानी कि चारित्रिक बल, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चारित्रिक बल पर इन्होंने जोर दिया, ये याद रखेंगे, चारित्रिक बल पे इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अब चारित्रिक बल पे इन्होंने जोर दिया तो क्या बोला? बोला कि आप राम नाम का जाप कीजिए। ठीक है, ये याद रखेंगे, राम नाम का जाप करने को बताया गया, और साथ ही साथ सफेद झंडी इन्होंने, सफेद झड़ी देते थे, और साथ ही साथ जनेऊ पहनते थे। ठीक है, मांस मदिरा का सेवन को निषिद्ध कर दिए थे, अर्थात रोक दिए थे। ठीक है, अब अंग्रेज इससे और भी भयभीत हो गए, और अंग्रेजों ने आंगन में, किसी के भी घर के आंगन में अगर तुलसी चौरा था, ठीक है, और वहां पे राम नाम का जाप किया जाता था, तो उस पर उन्होंने, अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी। तो आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट था, ये याद रखेंगे, सफाहोर आंदोलन 1870 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है, लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? देशोद्धारक दल, लाल दस्ता, लाल हिंद फौज, लाल बादशाह सेना। तो आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में लाल बाबा, वही हेम्ब्रम बाबा, उन्होंने कौन सा दल बनाया था, कौन सा सेना बनाया था? तो याद रखेंगे, देशोद्धारक दल। ये कौन सा था? तो देशोद्धारक दल। इनके सहयोगी में पैका मुर्मू, पगान मरांडी, भूतू सोरेन और रसिक लाल सोरेन, ये प्रमुख थे। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। अगला है, सीवान और सारण में बहने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, बागमती, कर्मनासा, बूढ़ी गंडक। सीवान और सारण, जब आप बिहार का मैप देखते होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो मिडिल में गंगा बहती है, तो उत्तर प्रदेश से एक नदी आती है, और यहाँ पे 2 जिले में ये बहती है। तो यहाँ पे आपको सीवान है और एक सारण, यानी कि जहाँ जिसका मुख्यालय छपरा है। तो सीवान और सारण, ये दो जिले में ये बहती है। वो कौन सी नदी है? तो आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा को ही सरयू भी कहा जाता है, और कर्नाली भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है,
टेंगोन नदी, नागर नदी, मेची नदी, कनकई नदी, बालासन नदी, कालिंदी नदी, ये जितने भी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी की? महानदी, महानंदा, चंदन, क्यूल। तो याद रखेंगे महानंदा नदी की है ये, याद रखेंगे। कहाँ की? महानंदा नदी की। आपको पता होगा, जैसे बिहार का मैप आप देखते होंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नदी बहती है जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे बिहार है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में प्रवाहित होती है। वो कौन सी नदी है? महानंदा। अब महानंदा की सहायक नदियों को भी याद रखेंगे, टेंगोन, नागर, मेची। अब मेची वाला तो आप रिवर लिंक परियोजना जानते होंगे कि मेची, कोसी मेची लिंक वाला परियोजना जो है। कनकई, बालासन और कालिंदी, ये जितनी भी नदियां हैं ये इसकी सहायक नदी है। किसकी? तो महानंदा नदी की। बिहार और पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी बह रही है? तो महानंदा। अगला है घोड़ा कटोरा झील और पांडु पोखर। एक प्राकृतिक स्थल है, कहाँ पे? बोधगया के पास, गया के पास, बराबर के पास, राजगीर के पास। घोड़ा कटोरा झील और पांडु पोखर। घोड़ा कटोरा, पांडु पोखर, आंसर हो जाएगा राजगीर के पास। याद रखेंगे कहाँ पे? राजगीर के पास। और भी बहुत सारे दार्शनिक स्थल है या फिर प्राकृतिक जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? सप्तकुंड, ये याद रखेंगे। नालंदा जिला, अच्छा नालंदा क्या है? तो नालंदा जिला है, ये याद रखेंगे, नालंदा जिला है। और इस जिले में राजगीर भी आता है, इसी जिले में बिहार शरीफ भी आता है। बिहार शरीफ तो इसका मुख्यालय है, ठीक है, बिहार शरीफ, याद रखेंगे। अब नालंदा, राजगीर और बिहार शरीफ, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये नालंदा जिले के अंतर्गत ही है। अब नालंदा में अगर आप देखते हैं तो सप्त कुंड है, सप्त धारा है, ब्रह्म कुंड है, गोमुख कुंड है, मखदुम कुंड है, ठीक है। तो ये जो कुंड है ये खास करके मुस्लिम यानी कि मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, मखदुम कुंड। राजगीर कुंड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जू सफारी, घोड़ा कटोरा झील, स्काई ग्लास वॉक ब्रिज, बाबा सिद्धनाथ मंदिर और शांति स्तूप, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे टूरिस्ट स्पॉट कहाँ पे हैं? तो नालंदा जिले में, ठीक है। अगला हम मछली उत्पादन में बिहार के 3 प्रमुख जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। मधुबनी, पटना, पश्चिमी चंपारण। सासाराम, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण। तो मछली उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ पे है? तो मधुबनी में है, फिर दरभंगा और पूर्वी चंपारण में। याद रखेंगे कौन सा? मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण, ये 3 जिले का नाम आप याद रखेंगे। कोहिरा बांध कहाँ स्थित है? कैमूर, खगड़िया, बांका, किशनगंज। कोहिरा बांध, कोहिरा बांध याद रखेंगे कहाँ पे है? तो कैमूर में है, ये याद रखेंगे। कब स्थापित हुई थी? 1962 में। भारत चाइना युद्ध हुआ था उसी समय में। आपको स्मरण करने के लिए ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी कोहिरा नदी पर? तो कोहिरा बांध की स्थापना कैमूर में, ठीक है। कौन सा है? जगदहवा बांध, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इसका एक और भी नाम है जगदहवा बांध। अगला है नखास पिंड आंदोलन का संबंध है। नखास पिंड आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 से, असहयोग आंदोलन 1920 से, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से, या भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से। नखास पिंड आंदोलन, इसका संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से। अब इसमें हुआ क्या था? तो नमक बनाने की बात की गई थी। तो सांकेतिक रूप से जो बिहार में नमक बनाया गया था उसमें आपको याद रखना है कि पटना में एक जगह है नखास पिंड। पटना में जो नमक बनाने की जो आंदोलन की गई थी उसमें बोला गया था नखास पिंड चलो, ठीक है। तो ये नाम याद रखेंगे। कब? 16 अप्रैल 1930 को। नखास पिंड आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो अभिनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है मौर्यकालीन मंत्री परिषद के संबंध में बेमेल चुने। व्यवहारिक, व्यक्तित्व परीक्षक, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता, राजकोष, राजकीय कोष का अध्यक्ष और प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिक करने वाला यानी लिखने वाला, लिपिबद्ध करने वाला, ठीक है। तो मौर्यकालीन मंत्री परिषद में इसमें कौन सा बेमेल है यानी असत्य है, गलत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा व्यवहारिक। व्यवहारिक ये व्यक्तित्व परीक्षक नहीं होता था। व्यवहारिक जो होते थे वो मुख्य जज होते थे, चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये याद रखेंगे कौन? व्यवहारिक।
बाकी सारे सत्य हैं। राजस्व विभाग का प्रधान, समाहर्ता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, सन्निधाता और राजकीय आज्ञाओं को लिपिक करने वाला प्रशासता। अगला है बिहार के नालंदा जिले का मुख्यालय है। नालंदा, राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ। मैंने चर्चा किया हुआ था, बिहार शरीफ क्या होगा, बिहार शरीफ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली वेस्ट बंगाल में है। पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने। आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों ने। कौन सा, पुर्तगाली। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए सत्य पूछा जा रहा है आपसे, सत्य कौन कौन से कथन हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। कौन कौन सा इसमें से कथन सत्य है। पहला है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का युद्ध लड़ा, एकदम सत्य है, पानीपत का युद्ध 1761। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की स्थापना बाबर ने नहीं की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है। तो बाबर यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाबर ने तो मुगल वंश की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि शाहजहां ने नहीं लड़ा था। अगर उत्तराधिकार का युद्ध अगर मुगल साम्राज्य से अगर संबंधित करके आपसे पूछा जाता है तो एकदम स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे कि शाहजहां के पुत्रों के मध्य हुआ था। शाहजहां ने इसमें भाग नहीं लिया था, बल्कि शाहजहां के पुत्र, 4 पुत्र थे। ठीक है, उनमें से 3 मुख्य रूप से लड़े थे। ठीक है, एक नाम है मुराद बख्श, याद रखेंगे। कौन सा, मुराद बख्श। मुराद बख्श, मुराद बख्श जो थे ये औरंगजेब के साथ में मिले हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। औरंगजेब के साथ कौन मिले हुए थे, तो मुराद बख्श। इसके अतिरिक्त 2 और नाम इंपॉर्टेंट है, शाह सुजा। ठीक है, तो एक और है पार्टिसिपेट, कौन है, तो शाह सुजा। एक है शाह सुजा और एक कौन है, तो दारा सिकोह, दारा सिकोह। ठीक है, अब इन इन तीनों के मध्य हुआ था। ठीक है, 3 व्यक्ति थे जो कि सम्राट बनना, बादशाह बनना चाहते थे। औरंगजेब, जिसका जिसका साथ इसके एक और भाई मुराद बख्श दे रहे थे, दारा सिकोह और शाह सुजा। ठीक है, शाह सुजा बंगाल के तरफ थे, यानी कि पूर्वी भारत में। शाहजहां के द्वारा पूर्वी भारत में शाह सुजा को नियुक्त किया गया था। दक्षिण में औरंगजेब थे। ठीक है, और दारा सिकोह शाहजहां के साथ ही थे। ठीक है, उनके पास ही थे आगरा के किले में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, तो बिल्कुल सत्य है। जहांगीर चित्रकारी वगैरह में बहुत रुचि रखता था, तो सौंदर्य और प्रकृति का प्रेमी था, ये बात सत्य है। तो कौन कौन हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4, कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है बेमेल चुने, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 54-55, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अब आप ध्यान से देखेंगे कर्नाटक का युद्ध हुआ किसके किसके मध्य में था, तो कर्नाटक का युद्ध पानीपत के युद्ध से पहले हुआ था, यानी कि 1761 से पहले हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 1761 के बाद देखेंगे, अगर आप भारत को अगर आप ध्यान से भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि विदेशियों में पहले आपस में युद्ध हुआ था। विदेशी जो भी थे भारत में आए थे, उन्होंने आपस में एक बार अच्छे से युद्ध लड़ा, और लास्ट में कौन जीत कर आता है, तो लास्ट में जीत कर आता है अंग्रेज। तो अंग्रेज याद रखेंगे कि अंग्रेज किससे युद्ध लड़ा था, अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी। ठीक है, तो फ्रांसीसियों के साथ जो अंग्रेज का युद्ध हुआ था वही कर्नाटक युद्ध कहलाया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 1746 से 48, ये बात सत्य है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 49 से 54, ये भी सत्य है। लेकिन कर्नाटक का तीसरा युद्ध 54 से 55 हुआ था, ये बात गलत है। ठीक है, 63 तक हुआ था, याद रखेंगे, 63 तक हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध वहां अमेरिका में भी हो रहा था, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो 1758 से लेकर के 1763 तक, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर है उपनिषद पुस्तक, धर्म पर, विधि पर, योग पर, दर्शन पर।
आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दर्शन पर। ठीक है, ये याद रखेंगे। आत्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, जो प्रश्न है, जो सामान्य लोगों के द्वारा जो एक ऐ- ऐसा प्रश्न जो जिसका उत्तर व्यक्ति के पास नहीं होता है, वही दर्शन के माध्यम से उसका उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे ईश्वर अब है कि नहीं है, इस पर भी विवाद हो सकता है। आत्मा है कि नहीं है, जगत झूठ है या सत्य है, ये सारी चीजें कहाँ पे है, तो दर्शन में आपको देखने को मिलेगा। कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है। ठीक है, तो दर्शन मतलब होता है देखना। ठीक है, और देखने का भी एक नजरिया होता है। ठीक है, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं, तो यही सारा चीज जो है ये, तो भारत के लोग जब किसी चीज को मतलब उस नजर से देखते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, तो भारतीय दर्शन कहलाता है वही। तो हमारे यहाँ 6 दर्शन है, याद रखेंगे, 6 दर्शन है जिसे षड दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखें। अगला है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? कार्नवालिस, वेलेजली, हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स या वारेन हेस्टिंग्स? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? 1814 से लेकर के 1814 से लेकर के 1816 तक हुआ था। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो आपको याद होगा कि 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सुगोली की संधि हुई थी, ये भी याद रखेंगे। सुगोली की संधि नेपाल यानी कि गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1815। ठीक है, अगला है 1815-16 में। अगला है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है, या फिर वैदिक संहिता है, उपनिषद है, आरण्यक, ब्राह्मण है, वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद है, या वैदिक संहिता, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां है? तो सबसे पहले वैदिक संहिता यानी कि 4 वेद, ये बात सही है, ये सभी में है तो 4 वेद होगा। इसके बाद ब्राह्मण लिखा गया है, ये याद रखेंगे, ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद आरण्यक है, और फिर उपनिषद। उपनिषद अंतिम है, इसीलिए उपनिषद को वेद का अंत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। कहाँ पे? उत्तर बंगाल। अगला है, कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, सिकंदर बुत सिकन, या फिर जैनुल अबदीन? तो कश्मीर का कौन सा शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो जैनुल अबदीन को। अब धार्मिक उदारता के कारण ये धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु थे। ठीक है, दो धर्मों में भेदभाव नहीं करते थे। और इनकी जो टाइम पीरियड है वो याद रखेंगे, 1420 ईस्वी में। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में याद रखेंगे। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा था। इन्होंने भी काफी सारे अनुवाद करवाए थे पुस्तक, हिंदू धर्म के पुस्तकों की। जैन प्रकाश, जैनाविलास इसी समय में लिखे गए थे। अगला है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन, हसन, महमूद गवां, फिरोज शाह, आसफ खान? बहमनी राज्य, कहीं कहीं पे आपको हसन गंगू भी दे देगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन में हो सकता है आपसे हसन गंगू दे दे, तो याद रखेंगे किसका नाम है हसन गंगू? तो अलाउद्दीन हसन का ही नाम है। किसका नाम है? अलाउद्दीन हसन का। गुलबर्गा प्रथम राजधानी, और 1347 में यह स्थापित हुई थी बहमनी। अगला है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 1:16, 1:32, 1:64, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, तांबे का दाम और चांदी के रुपए, इन दोनों में आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दाम कितना रुपया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दाम था, रुपया अगर 1 रुपया था, 1 रुपये था, तो 64 दाम होता था, 64 दाम। ठीक है, तो 1 रुपये मतलब 64 दाम। तो अनुपात में 64:1 होना चाहिए प्रश्न के अनुसार। पहले दाम दिया है, फिर रुपया दिया हुआ, तो 64:1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे रुपया पहले दे दे और उसके बाद दाम दे, तब विनिमय दर क्या होगा? 1:64।
अगर उल्टा कर दे तो आप इस तरह से याद रखेंगे। और ग्रेन में भी याद रखना है, रुपया 178 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था। अगला है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? अतिवादी यानी कि एक तरह से आप गरम दल वाला, आप कांग्रेस का जो गरम दल था, आपको पता होगा 1905 में कांग्रेस का विभाजन, 1905 के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस में फूट हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो गरम दल वाला जो था उसे ही क्या बोला गया, अतिवादी, और उदारवादी नरम दल वाले को बोला गया। तो 7 के बाद जो कांग्रेस पर 7 के बाद 1916 तक याद रखेंगे कि कांग्रेस पर नरम दल वाले का ही वर्चस्व रह गया। ठीक है, गरम दल वाला अतिवादी जो था वो अलग हो गया था। तो अतिवादी जो अलग हो गया था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अतिवादी और उदारवादी फिर से एक साथ मिले थे, तो इस मिलन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका कौन निभाया? तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। याद रखेंगे कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, गरम दल और नरम दल के मध्य दोस्ती कौन करवाया था? एनी बेसेंट। ठीक है, ये लड़की नहीं है, ये याद रखेंगे, ये महिला है, याद रखेंगे। एनी बेसेंट कौन है? जो कि प्रथम विदेशी थी, विदेशी महिला अध्यक्षा बनी थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक और नाम है तिलक। एनी बेसेंट के साथ में तिलक भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे अतिवादी और उदारवादी के पुनर्मिलन में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दोस्ती करवाने में इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाया था, तो वहां भी तिलक हैं, लेकिन उनके साथ वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना है। कौन है वहां पे? मोहम्मद अली जिन्ना है तिलक के साथ। तो ये दोनों याद रखेंगे। और 1916 में कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट काम किया गया था। उग्रवादी जो कि 1907 में निष्कासित हो गए थे, उनका फिर से कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे। अगला, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामल दास कॉलेज भावनगर। कौन? सामल। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पोरबंदर से, इसके बाद ये कहाँ चले गए? राजकोट में अल्फ्रेड हाई स्कूल में, ये भी याद रखेंगे। अल्फ्रेड हाई स्कूल के बाद ये जाते हैं सामलदास आर्ट कॉलेज में, और उसके बाद ये लॉ का डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? प्रस्ताव पेश किसने किया था, समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है ए के आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो नाम इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर पेश किसने किया था ये पूछा जाए, प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और समर्थन किसने किया था, समर्थन करने वाले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और कब ये हुआ था पेश, तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अगला है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। स्पष्ट है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये याद रखेंगे। 1517 से 1526 तक इन्होंने इनका जो है टाइम पीरियड है, तो याद रखेंगे 1517 से 1526 तक। 26 में क्या हुआ? पानीपत का पहली युद्ध हुई थी, और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गए थे। अगला, खजवा या खजुहा का युद्ध कब हुआ था? खजवा या खजुहा का युद्ध 1655, 1657, 1658, 1659। इसका आंसर हो जाएगा 1659 में, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब खजुआ का युद्ध में याद रखेंगे औरंगजेब दारा सिकोह को हरा चुके थे और अपने आप को सम्राट घोषित कर चुके थे, और जो ये नए सम्राट बने थे, नव ताजपोशी वाले जो मुगल सम्राट हैं औरंगजेब, इन्होंने मुगल साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र पर, यानी कि बंगाल वाला साइड में जो नियंत्रण हासिल किए हुए थे शाह सुजा, उनको हराया था। कहाँ पे? 5 जनवरी 1959 को खजुहा नामक जगह पे औरंगजेब जीत गए थे, शाह सुजा हार गए थे, और ये मुगल उत्तराधिकार युद्ध का ही हिस्सा रहा। ये युद्ध इंपॉर्टेंट, याद रखें, खजुआ का युद्ध। ठीक है, और भी युद्ध है मुगल
जो है उत्तराधिकार वाला युद्ध, बहादुरपुर की लड़ाई 1658 में, धर्मत की लड़ाई 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में। ठीक है, तो धर्मत और सामूगढ़ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दारा सिकोह के साथ हुआ था युद्ध। इनके साथ, तो दारा सिकोह के साथ, ये याद रखेंगे। दारा सिकोह वर्सेज औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब का साथ किसने दिया था, आपको मैंने बताया था, वही बख्श नाम के जो व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या आत्म विलीनीकरण। अहिंसा किसे कहा गया है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा यानी ना हिंसा, हिंसा ना करना। तो हिंसा आप कब नहीं करेंगे? अगर आप सत्य पे रहेंगे तो ही आप हिंसा नहीं करेंगे। तो सत्य की प्राप्ति के लिए याद रखेंगे, सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा और सत्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, गांधी जी की नजर में। चलिए अगला है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? स्वराज दल में श्रीनिवास अयंगर, विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी। तो एक नाम इंपोर्टेंट है, देखिए हुआ क्या था। तो असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था, देखिए अब जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहां पे आप असहयोग आंदोलन को सफल भी कह सकते हैं बहुत सारे चीजों के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं असहयोग असहयोग आंदोलन, यहाँ पे हम असफल मान के चलते हैं कि असफल हुआ। असफल हुआ, असफल हुआ, क्यों असफल हुआ? क्योंकि अचानक क्या किया गया, रोक दिया गया इस आंदोलन को, अचानक रोक दिया गया। तो जो लक्ष्य, जो निर्धारित लक्ष्य, जो प्राप्त करने की जो संभावना थी वो वहीं पे धूमिल हो गई। तो असफल होने के बाद क्या होता है, कांग्रेस टूटता है। कांग्रेस में दो विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती है। एक विचारधारा थी जिसमें गांधी जी कहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शासन में भागीदार नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग अपना जो जो भी अपना काम है, जिस समय में आंदोलन चल रहा था उस समय में हमने अंग्रेजों का विरोध किया, अब समय आ चुका है हम लोग एक क्रिएटिव काम करें, जैसे छुआछूत की समाप्ति, समाज को बदलने के लिए सारे काम करें। तो इस तरह के काम करें। और एक दल ऐसा हो चुका था, एक दल ऐसा, एक गुट उत्पन्न हो चुका था जो क्या कहता था, वो कहता था कि नहीं, हम लोग जाएंगे हम लोग विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में जाने के बाद उनका विरोध करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शासन में भागीदारी लेंगे, हम लोग शासन में भागीदारी लेंगे। और गांधी जी के समर्थक कहते थे कि शासन में भागीदारी नहीं लेना है बल्कि क्रिएटिव काम करना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इनमें से सी राजगोपालाचारी ऐसे व्यक्ति थे जो कि गांधी जी के कट्टर सपोर्टर थे, और ये चाहते थे कि जब जो इस मतलब सी राजगोपालाचारी क्या चाहते थे, ये चाहते थे गांधी जी के उस नक्शे कदम पे चलना जिसमें गांधी जी कहते हैं कि नहीं, कुछ क्रिएटिव काम करना है, हम लोग शासन में जुड़ेंगे नहीं। लेकिन शासन में जुड़ने की बात कौन करते थे? तो चित्तरंजन दास करते थे, विठल भाई पटेल करते थे, श्रीनिवास अयंगर करते थे। तो स्वराज दल के जो भी नेता थे, श्रीनिवास अयंगर, विठल भाई पटेल और चित्तरंजन दास, इनका नाम याद रखेंगे। सी राजगोपालाचारी इनमें से नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे, इनके नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, यही है परिवर्तन विरोधी। चलिए अगला है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन, रूबिकॉन, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन सा होगा? ऑपरेशन रूबिकॉन। आंसर हो जाएगा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। अब गांधी जी के बारे में बताया गया था कि हो सकता है ये जिस तरह से आमरण मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक ये अनशन पे बैठेंगे, और हो सकता है अगर मृत्यु इनकी हो जाती है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों को एक कूट भेजा जाएगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से गुप्त मैसेज भेजा जाएगा कि गांधी जी की मृत्यु हो चुकी है, तो
ये जो कूट वाला जो है ऑपरेशन रूबिकॉन, ये किससे संबंधित है? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन कहाँ पे इन्होंने किया है? तो आगा खां पैलेस में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई की सरकार, क्योंकि आगा खां पैलेस कहाँ है? बंबई में, तो बंबई की सरकार बाकी प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ठीक है, तो ये प्लान किया गया था, लेकिन उन जो गांधी जी थे उनकी उस समय में मृत्यु नहीं हुई। चलिए अगला है, भारत आने वाले यात्रियों का सही क्रम बताएं। रॉल्फ फिच, हॉकिस, टॉमस रो, मनुची, मनुची, रॉल्फ फिच, यही सारे नाम हैं। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप देख लेंगे तो रॉल्फ फिच का नाम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हॉकिंस, फिर टॉमस रो, फिर मनुची। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है रॉल्फ फिच का, हॉकिंस, टॉमस रो और मनुची। अगला है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या फिर कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। यथासंभव ये चाहते थे जहां तक हो सके भारत को संयुक्त रखा जाए, यानी कि भारत में विभाजन ना की जाए, भारत की विभाजन ना हो। ठीक है, तो माउंटबेटन से कहा गया था कि आप जाएं और भारत को विभाजित ना होने दे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना होने दे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। आंसर हो जाएगा बीसी दत्त। याद रखेंगे कौन? बीसी दत्त, ये इससे संबंधित नहीं थे। रशीद अली, शाहनवाज, पीके सहगल ये सब थे। ठीक है, गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार। अच्छा, एक नाम याद रखेंगे, रशीद अली। रशीद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। कितने वर्ष का कारावास? 7 वर्ष का। बाकी जितने भी थे उनको फांसी की सजा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी जी बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी थे। गांधी जी बिना समाजवाद के समाजवादी थे। गांधी जी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी थे। गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे। ठीक है, और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ठीक है, अब देखिए समाजवादी क्या होता है? जो चाहता है कि समाज में सभी को बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, तो सभी को यानी कि पूरे समाज में सभी की बात जो करता है, सभी की बात, वो समाजवादी करता है। व्यक्तिवादी क्या कहता है कि व्यक्ति का जो, एक व्यक्ति जो है उसका जो पर्सनल जो होना चाहिए उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है व्यक्तिवादी में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे समाज का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे समाज को उतना ही महत्व दिया जाता है। तो कहा जाता है कि समाजवादी में एक व्यक्तिवादी भी थे और समाजवादी में एक मार्क्सवादी थे। तो जैसे कार्ल मार्क्स का चिंतन होता था कि समाज को कैसे इक्वल किया जाए, ठीक है, समाज को कैसे इक्वल किया जाए, गांधी जी का भी अपना विचारधारा है। मैंने शायद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आंसर राइटिंग वाला एक होगा, सिविल सर्विसेज वाला, उसमें आप देखेंगे तो गांधी जी के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें गांधी जी की विचारधाराओं से संबंधित आपको जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप जरूर देख लें वो। तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में, सरेंडर के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर किचलू। याद रखेंगे कौन? डॉक्टर किचलू। अब यही व्यक्ति है जिनके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड तक हो गया। ठीक है, अब ये थे कौन? तो ये थे पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। पंजाब का जो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में काम कर रही थी उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, अब जब 1947 में विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया तो वहां पर इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने कहा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म के
कम्युनिज्म के आगे में सरेंडर कर दी है, यानी कि सांप्रदायवाद के आगे में राष्ट्रवाद का समर्पण हो चुका है। आगे चल के डॉक्टर किचलू ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गए थे। आगे है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? एचिसन आयोग, हॉब हाउस आयोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। अब दो चीजें आप याद रखेंगे यहां पे, अगर आपसे पूछे एक साथ कराने की, एक साथ करने की और एक साथ नहीं करने की, दो प्रश्न पूछी जा सकती है आपसे। अगर नहीं करने की बात की जाए कि लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ नहीं करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा एचिसन आयोग द्वारा। और एक साथ करने की किसने की थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। तो करने की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और एचिसन आयोग के द्वारा नहीं करने की, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे दिया है कि एक साथ करने की, तो करने में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। तो एचिसन आयोग यहाँ पे आप याद रखेंगे, दिया हुआ है। यहाँ पे 1/3 पद, ये भी याद रखेंगे, कितना, 1/3, 1/3 यानी 3 में से 1, 3 में से 1 भारतीय होना चाहिए, 3 में से 1 भारतीय होना चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में अपनी रिपोर्ट में कही थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुलबदन बेगम, महामंगा, जीनत उन्नीसा, जिया उन्नीसा। तो मदरसा ए बेगम, बेगम की मदरसा, ठीक है। मदरसा क्या होता है, जहां पे पढ़ाई लिखाई होता है, स्कूल तरह से, स्कूल की तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो ये किसने क्या है, तो महामंगा। ये कौन थी महामंगा, तो अकबर की माता थी, अकबर की माता, याद रखेंगे। अकबर की जो आप एक तरह से सौतेली माँ कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इस जो टाइम महामंगा भी शासन में इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी। जब अकबर अकबर जब छोटे थे उस समय में, आप याद रखेंगे कि 1560 से लेकर के 1562 ईस्वी तक, इस टाइम पीरियड में, ठीक है, 1560 से 1562 तक। अब याद रखेंगे कि 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 60 तक, 1556 से 60 तक बैरम खां जो थे, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, उनका जो है वो राजनीतिक प्रभाव ज्यादा था। यानी शासन पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका होता था, तो बैरम खां का होता था, बैरम खां का। फिर 60 से 62 तक का जो टाइम पीरियड है, इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है, पेटीकोट शासन, याद रखेंगे, ठीक है। तो पेटीकोट महिलाएं पहनती है, तो याद रखेंगे कि ये महामंगा का जो टाइम पीरियड है, इसे किस शासन के रूप में कहा जाता है, 1560 से 62 का टाइम पीरियड को पेटीकोट शासन। और इसके बाद 62 के बाद आप देखते हैं कि 1562 के बाद अकबर का जो है वो राजनीतिक वर्चस्व बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये साइड हो जाती है, इन्हें भी साइड, बैरम खां तो साइड हो ही जाते हैं, इन्हें हज पे भेज दिया जाता है, इन्हें भी साइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 1562 के बाद देखेंगे तो आप जजिया वगैरह, तीर्थकर वगैरह हटाना, ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो महामंगा याद रखेंगे, मदरसा ए बेगम। अब दो चीज और भी याद रखेंगे, महामंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल और खैर उल मंजिल, ये दोनों एक ही शायद नाम है, एक ही नाम है, अथवा दिया हुआ है यहाँ पे आपको, खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी। इसे ही क्या बोला गया था, मदरसा ए बेगम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, खैरुल मंजिल, मदरसा ए बेगम। अगला 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, पानीपत, खनुआ यानी खानवा, या फिर पानीपत का दूसरा युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध? आंसर है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा राजवंश था या कौन सा ऐसा राज्य था जो भाग नहीं लिया था। बहमनी के बारे में आपको पता होगा कि उसमें 5 स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे, तो उन राज्यों में से बरार शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बरार शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। अब एक व्यक्ति और है, राम राय। ये कौन थे, ये राम राय जो थे, ये विजयनगर के शासक सदाशिव राय जी के कौन थे, ये मंत्री थे राम राय।
इनकी हत्या किसने की थी इस युद्ध में? तो हुसैन निजाम शाह। ठीक है, हुसैन निजाम शाह, कालीकूटा का युद्ध। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनक लता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? सोनितपुर, कोरापुर, मिदनापुर, गोहपुर। आंसर हो जाएगा गोहपुर, याद रखेंगे कौन सा? गोहपुर। कनकलता बरुआ का जन्म हुआ था 1924 में, कहाँ पे? असम में। ठीक है। और 1542 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में ये शहीद हो गई थी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का ही टाइम पीरियड में है। गोहपुर याद रखेंगे। अगला है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया? दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कब हुआ था स्टार्ट? 1 अगस्त। 1 अगस्त को हुआ क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो तिलक की मृत्यु हुई थी और तिलक की मृत्यु के दिन ही, ठीक है, तिलक के मृत्यु के दिन ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1 अगस्त 1920 याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920। ठीक है, 1 अगस्त 1920। ठीक है। अगला है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। आंसर है शेरशाह, याद रखेंगे कौन सा? शेरशाह। पट्टा शेरशाह के द्वारा दिया जाता था और किसानों के द्वारा कबूल किया जाता था, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता था जिसमें बताया जाता था कि इस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है, और किसान अगर पसंद आता था तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। ठीक है, तो कबूल करते थे कबूलियत पत्र के माध्यम से। तो पट्टा और कबूलियत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? जमीन बढ़े, जमीन पे जमीन आते जाए, यानी कि फैलते जाए। तो ऑप्शन है क्लाइव, अल्बुकर्क, डुप्ले, वारेन हेस्टिंग्स। तो जमीन बढ़ाने के लिए, भूमि बढ़ाने के लिए, भूमि फैलाने के लिए भारतीय राजाओं को सपोर्ट करना, ताकि भारतीय राजा जब जीत जाए तो बदले में उन्हें भूमि दे। तो ये वाला जो सिस्टम है ये डुप्ले के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जीबी मालेसन, जीबी मालेसन ने लिखा है, ठीक है, इनके बारे में कि डुप्ले किस प्रकार से क्या क्या हथकंडा अपनाता था। अगला है, अच्छा, मालेसन ने यह भी कहा है कि डुप्ले की जो नीति थी, इसी नीति को आगे चल के अंग्रेजों ने फॉलो किया और उससे अधिक जो है सुखद रिजल्ट प्राप्त किया। अगला है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांप के द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। फेरोमोन्स, फेरोमोन्स। तो फोरो या फेरो जो भी है याद रखेंगे किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फेरोमोन्स। अगला है, एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, केवल डीएनए। आंसर हो जाएगा आरएनए प्लस प्रोटीन, याद रखेंगे आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है। एचआईवी एक तरह का रेट्रो वायरस है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेट्रो वायरस। ठीक है, तो एचआईवी धनात्मक एकल रेशे वाले आरएनए की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है, आरएनए की। तो आरएनए प्लस प्रोटीन, याद रखेंगे। अगला है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 5, 10, 30 या 100? 2 लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल। कितना? लगभग 30 डेसिबल। अब आप याद रखेंगे, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई है डेसिबल। फुसफुसाहट, अगर कोई 2 व्यक्ति फुसफुसाहट के साथ बात करे एकदम धीरे 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 धीरे, तो वहां पे आप देखेंगे कि 15 से 20 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल की साउंड निकलेगी। साधारण बातचीत करने में 30 से 60 डेसिबल। गुस्से में चिल्ला चिल्ला के बात करने में 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल से आवाज अगर निकलेगी तो 90 से 95 डेसिबल। कारखानों सबसे 100 से 110 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, डीजे वगैरह सब में 110 से 120। और जेट विमान में 140 से 150। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला है, एल्युमिनियम 25 डिग्री सेल्सियस पर
तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 1531 मीटर पर सेकेंड, 5950 मीटर, 5960 मीटर पर सेकेंड, या फिर 6420 मीटर पर सेकेंड। तो एल्युमिनियम में याद होगा कि सर्वाधिक कितनी होगी? 6420 मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे। स्टील से भी ज्यादा। सबसे कम किसमें है? वायु में, 331 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में ध्वनि 331 मीटर पहुंच जाएगी वायु में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाए, वायु थोड़ा गर्म हो जाए, तो उस समय में 31 से बढ़कर 344 मीटर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये दोनों चीज याद रखेंगे। 0 डिग्री पर वायु में 331 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 22 डिग्री पर वायु में 344 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में अब बाकी सारे है 25 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे के तापमान पे याद रखेंगे। हाइड्रोजन में कितना है? 1284 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1284 मीटर हाइड्रोजन में जाएगी ध्वनि की जो है चाल। 1531 समुद्री जल में, 5950 लोहा में, और लोहा से भी ज्यादा स्टील में 5960, और एल्युमिनियम में उससे भी ज्यादा 6420। देखिए कहीं कहीं पर आपको 6200 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो 6220 भी लिखा हो सकता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 6420, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 6200 वाला याद नहीं रखना, एल्युमिनियम, ठीक है। अगला है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंख से रंग आसानी से पहचान सकते हैं, दो आंख से अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं, दो आंख के कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इस कारण से। अगर दो आंख है आपके पास, दोनों आंख सटीक दूरी और सटीक गहराई बताने में आपकी मदद कर सकती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? इंसुलिन, पुटकोदीपक हार्मोन, नारेड्रेनेलिन, ऑक्सीटोसिन। तो माँ और शिशु के बीच में याद रखेंगे, गले लगना चूमना निम्न हार्मोनों में से ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र। आंसर हो जाएगा ब्रेन, मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि वहां पर पेन रिसेप्टर्स का अभाव होता है, दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। अगला है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, ठीक है। और नाखून, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, इनमें अल्फा केरोटीन्स से बने बने होते हैं, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता। अगला, कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब्स, फूलर, फेराडे, आइजीमा, रमन। आंसर हो जाएगा आइजीमा। ये जापानी व्यक्ति हैं आइजीमा, इन्होंने ही कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई है। नाम है पूरा सुमियो आइजीमा, सुमियो आइजीमा। अगला, भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? यानी कि जल, जो नमकीन जल है, नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए, नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए जो मशीन लगाया हुआ है, वो कहाँ पे लगाया हुआ है? तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में। कहाँ पे? कावारत्ती में। कब? 2005 में, ठीक है। अगला है, ग्रीन वाश इंगित करता है, ग्रीन वाश। ग्रीन वाश क्या हुआ? झूम कृषि को उन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, या पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वाश क्या इंगित करेगा? आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, यही ग्रीन वाश है। आप देखे होंगे बहुत सारे कंपनियों के जो पैकेट वगैरह होते हैं उस पर आपको ग्रीन वाश के बारे में बताया जाता है कि आप ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है ये पर्यावरण का बचत कर रही है, संरक्षण कर रही है, पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर रही है। इस तरह के झूठे वादे बताए जाते हैं कि ये इस तरह से बनाया गया है कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। क्या होती है कि ये जो है ये
कहीं ना कहीं पर्यावरण को डैमेज किए रहते हैं फिर भी। तो ग्रीन वॉश याद रखेंगे। क्या होता है ग्रीन वॉश? ब्रेन वॉश जिस तरह से होता है, ग्रीन वॉश याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा। ठीक है। अगला है जैव ऑक्सीजन मांग, बीओडी, किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिक तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, या उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आंकलन के लिए। जैव ऑक्सीजन मांग, बायो ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मापदंड है? तो आंसर हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। अब आप जानते होंगे कि पानी में ऑक्सीजन घुला होता है, पानी में ऑक्सीजन घुला होता है, ठीक है। तो एक लिमिट है कि हाँ पानी में इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, इतना ऑक्सीजन अगर होगा पानी में तो जलीय जीव जो है वो एक्टिव होंगे, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो जीव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सारे जीव मर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रदूषण अगर इसमें बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है पानी में, तो क्या होता है प्रदूषण बढ़ने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से जैव ऑक्सीजन मांग बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जैव ऑक्सीजन मांग कब बढ़ेगी? जब ऑक्सीजन का इसमें कमी होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। जहां उच्च पीओडी है वहां निम्न घुली ऑक्सीजन होगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। यानी अगर पानी में अगर ऑक्सीजन कम घुला है, क्यों कम घुला है? क्योंकि उसमें प्रदूषक ढेर सारे उसमें पोल्यूटेंट हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन ज्यादा है पानी में, तो पानी में क्या हो गया है? निम्न हो गया है, कम हो गया है ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन कम हो गया है। तो इसे बढ़ाने के लिए उच्च पीओडी यानी कि जैव ऑक्सीजन की मांग होगी। अगला है कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कोड में से कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 13, 33, 31, 12। आंसर हो जाएगा 31, याद रखेंगे कौन सा? 31 जोड़ी। 8 ग्रीवा, 12 वक्ष, 5 कटी, 5 त्रिक, 1 अनुमस्तिष्क। अगला है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय, पेनक्रियाज, रेनिन, सिक्रिटीन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। आंसर हो जाएगा सिक्रिटीन। तो सिक्रिटीन याद रखेंगे। अब एक और भी नाम याद रखेंगे, रेनिन, ये दूध पचाता है। दूध कौन पचाएगा? रेनिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और पेनक्रियाज से कौन सा निकलता है? सिक्रेटिन। कौन सा? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या काम करता है? तो जठर रस, गैस्ट्रिक जूस के स्रावन को कम करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला हम मस्तिष्क जिम्मेवार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपरोक्त तीनों के लिए। तीनों के लिए। किसके लिए? तीनों के लिए। सोचता भी है मस्तिष्क, हृदय गति को भी कंट्रोल करता है, शरीर के संतुलन के लिए भी ये मदद करता है, ठीक है। तो दो चीजें होती है, एक होती है एक ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी, और एक होता है अनैच्छिक मांसपेशी। तो कंट्रोल हम लोग किस पे कर सकते हैं? ऐच्छिक पे। जो अनैच्छिक है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 8, 16, 18, 36। आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। पहला सेल में 2, दूसरा में 2, यानी पहले तो 2 था ही, 6 और जुड़ जाएगा यानी 8, दूसरा में 8, तीसरा में 18। 2 था, 6 था और इस बार 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा में 18। अगला है स्वर्ण पत्र में किसने प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था? तो स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन की? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण, किसके? तो अल्फा किरण से, याद रखेंगे। 1911 में। किसने? तो सोने की पन्नी पर, एकदम पतली परत पर अल्फा कण प्रति 8000 कणों में से एक कण कहाँ जाके टकराता था? नाभिक में टकरा करके वापस आ जाता था, ठीक है। इसी से इन्हें पता लगा कि मध्य में हो ना हो एक नाभिक होगा, मध्य में एक नाभिक होगा, बाकी सारा चला जा रहा है लेकिन एक जाके वापस आ जा रहा है। अगला है जैसे ही दूध खट्टा होगा, दूध खट्टा होता है, पीएच मान बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ना कम होगा ना ही ज्यादा होगा, इनमें से कोई नहीं। दूध जैसे ही खट्टा होगा इसमें एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा। एसिड का मात्रा बढ़ने का मतलब क्या है? कि जो पीएच मान है वो क्या होने लगेगा? बढ़ते, पीएच मान कम होने लगेगा, पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है।
अगला है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो आंसर सीसा। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन होगा ही, क्लोरीन भी होगा और फ्लोरीन भी होगा। ठीक है, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अगला, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। नौसादर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आइडोफॉर्म। तो ट्राइक्लोरोमीथेन किसका नाम है? आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे दिया गया है, ये बात गलत है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, CHCl बनाने में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखें, क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, बनाने के दरमियान कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप लोग प्लीज इग्नोर कर दें इसे। आंसर याद रखेंगे, कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। अगला है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? मसानोबू फुकुओका, MS रंधावा, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो मसानोबू फुकुओका। कहाँ के हैं? जापान के हैं। मोसा मसानोबू फुकुओका। अगला है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडे में उपस्थित है। अल्फा किरेटिन, अल्फा किरेटिन किसमें होगा? त्वचा में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। त्वचा में, सींग में, नाखून में, खूर में और बाल में। त्वचा में, सींग में, नाखून में, खूर में, बाल में कौन सा होगा? अल्फा किरेटिन। यही कारण है कि इन सब में दर्द नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एवं माउथ रोग होता है, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु के कारण? आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। याद रखेंगे, किसके कारण? विषाणु के कारण। ठीक है, किसने खोज किया है? तो लियोफलर और फ्रास ने 1897 में किया था। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक एवं जैविक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण से अभिप्राय है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, अगला है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। उपरोक्त सभी सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1980, 1986, 1992, 1994। इसका आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, इसे छाता विधान भी कहा जाता है। छाता विधान मतलब एक बड़ा सा विधान है, उसके अंदर बहुत सारे चीज हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। छाता के अंदर ही आप देखते होंगे, छाता के अंदर ही आप देखते होंगे कि बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये ऐसा कानून है, एक ऐसा अम्ब्रेला कानून है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कानून आ जाते हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी कानून है ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ से आया था? तो स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन ने प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, जो स्टॉकहोम में जो हम लोगों पूरे विश्व ने जो एक प्रकार से शपथ ली थी कि हमें पर्यावरण को बचाना है, इसी को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1986 में क्या किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, न्यूयॉर्क, नैरोबी, वाशिंगटन DC, UNEP। नैरोबी में, याद रखेंगे। पूरे अफ्रीका में एक ही तो मुख्यालय है जो बहुत फेमस है, वो यही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। ठीक है, नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी में है। और 1972 में, कब बनाई गई थी? 1972 में। अगला है, कौन सा SDG लक्ष्य सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है? तो SDG लक्ष्य कौन सा है? 1, 2, 3, 4। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो ये याद रखें, टोटल 17। ठीक है,
तो 2015 से पहले मिलेनियम गोल था, लक्ष्य क्या था, मिलेनियम। लेकिन 2015 से लेकर 2030 तक के लिए याद रखेंगे एसडीजी लक्ष्य बनाया गया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टोटल कितने हैं, तो 17 है। कितने हैं, 17 है। पहला अगर बात की जाए तो गरीबी मिटाना, दूसरा गरीबी अगर मिटेगा तो ही क्या मिलेगा, गरीबी मिटेगा तो ही आपको दूसरे नंबर पे, आपको एक लाइन से मैं 17 गोल आपको मैं बता देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से याद कर ले, ठीक है। दूसरा में भूखमरी, ठीक है। तीसरा में स्वास्थ्य, चौथा में शिक्षा, पांचवा में याद रखेंगे इसी तरह से आपको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, लैंगिक समानता, जल और स्वच्छता, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता की कमी, 11वां सहवनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पाद, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जीवों की सुरक्षा, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, और 16वां शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17वां लक्ष्यों के लिए भागीदारी। बहुत आसान है याद करना, आप केवल ये याद रखेंगे, गरीबी, एक में गरीबी है, गरीबी मिटेगी तो गरीबी अगर मिट जाएगी तो भूखमरी से मुक्ति मिलेगी, भूखमरी से मुक्ति तभी मिलेगी, भूखमरी से मुक्ति मिलने के कारण क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करेगा, अर्थात शिक्षा अच्छा होगा, शिक्षा मिलेगा तो वो भेदभाव नहीं करेगा, लैंगिक समानता होगा, लड़का लड़की में भेद नहीं होगा, लैंगिक समानता होगा, उसके बाद जल और स्वच्छता, जब दोनों पढ़ लिख लेंगे एक समान हो जाएंगे तो स्वच्छता पे दोनों विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा के बाद विकास, आर्थिक विकास, ठीक है। उसके बाद उद्योग, आर्थिक विकास होगा तो व्यक्ति उद्योग लगाएगा, उद्योग लगाएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे असमानता में कमी होगा, फिर शहर, फिर उपभोग, उसके बाद जलवायु कार्रवाई, फिर जलीय जीव, थलीय जीव, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, जैसे यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं हैं उस तरह से संस्थाएं, और 13वां है पार्टिसिपेशन, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये 16 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति आपस में भागीदार बने, तो यही है 17वां लक्ष्य। तो टोटल 17 लक्ष्य हैं, ये याद रखेंगे। अगला है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों को प्लीज इसे बार बार पढ़ें, ठीक है। जितने भी आपको सेट दिए गए हैं आप बार बार उसे रिवाइज करते जाएं एग्जाम तक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, किसका, तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। धारणीय विकास का उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें आपको दिया हुआ है। अगला है जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैव ईंधन, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल, पहला है बायोफ्यूल पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, पारिस्थितिक अनुकूल होता है, लागत प्रभावी होता है, ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, मक्का से भी बनता है। कौन सा सत्य नहीं है, गलत कौन सा है, तो देखिए बायोफ्यूल परिस्थिति के अनुकूल होता है, ये बात सही है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि पर्यावरण के ही बायो प्रोडक्ट से ये सारी चीजें बनती है। मक्का जैसे जैसे मक्का से बना है बायोफ्यूल, पर्यावरण के अनुकूल है, मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ऊर्जा मतलब ईंधन, और ईंधन ये भी है तो ऑटोमेटिक है कि ईंधन की कमी को पूरा करेगा ही। लेकिन लागत प्रभावी होता है, ये बात गलत है, महंगा होता है, ठीक है, बनाना इतना, ठीक है। चलिए अगला है विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक, अमिताभ कांत, राजीव सिन्हा, राकेश मोहन, अजय मोहन सिंह। आंसर हो जाएगा राकेश मोहन, याद रखेंगे कौन है, राकेश मोहन। अगला है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री, SJVN लिमिटेड, अडानी ग्रीन, टाटा टेलीकॉम। आंसर हो जाएगा SJVN लिमिटेड, कौन, SJVN लिमिटेड, ठीक है। अगला है कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है। कार्गो वॉल्यूम कि कहाँ पे कितना ज्यादा कार्गो आ रहा है, कार्गो, तो ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, कांडला, मैंगलोर। आंसर हो जाएगा पारादीप,
याद रखेंगे, उड़ीसा में है ये बंदरगाह। कौन सा? पारादीप। पहले कौन था? तो दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ का? गुजरात का। उसी को पीछे छोड़ दिया है। और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह याद रखेंगे अब 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ नंबर 1 पे आ चुका है। अगला है, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कतर, मिस्र, बहरीन, मलेशिया। आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, तो मिस्र में तीसरे कार्यकाल के लिए बन चुके हैं। अगला, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? शीर्ष रैंक वाले विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद। तो याद रखेंगे विश्वनाथन आनंद को पार करके, यानी कि उससे भी आगे बढ़ करके अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन नंबर 1। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प, समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा, जनजातीय विकास। ऑपरेशन संकल्प याद रखेंगे, संकल्प किससे जुड़ा है? समुद्री सुरक्षा से। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। अगला, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिंटो कीटा, जूडिथ सुमिनावा तुलुका, कीमा लुकेंडे। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जूडिथ सुमिनावा तुलुका। किन्सासा राजधानी है, ये याद रखेंगे, कांगो की राजधानी किन्सासा। ठीक है, और अभी रवांडा के साथ कांगो का एक तरह से माहौल अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वहां पे। ठीक है, सीमा पे। इस समय में एक महिला बनी है प्रधानमंत्री कांगो की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जूडिथ सुमिनावा तुलुका। कौन है? जूडिथ सुमिनावा तुलुका। नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है नाटो? यूक्रेन को मदद कितने अरब डॉलर यूरो? ऑप्शन है 500 अरब यूरो, 100 अरब यूरो, 150 अरब यूरो या 200 अरब यूरो। आंसर हो जाएगा 100 अरब यूरो। याद रखेंगे कितना? 100 अरब। नाटो में दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, 32 टोटल कितना देश है? 32। और जो दो देश है ये नॉर्थ अमेरिका से है। नॉर्थ अमेरिका से याद रखेंगे, एक तो है यूएसए, यानी यूएसए, और एक बार बार पूछा जाता है दूसरा कौन है, तो कनाडा। ठीक है, कनाडा है, लेकिन मैक्सिको नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में आपको पता होगा 3 देश है, तो 3 देश में से मैक्सिको नहीं है नाटो में। नाम क्या है? नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो उसमें याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका से मात्र 2 देश है, बाकी सारे यूरोप आदि के देश हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? पंकज आडवाणी, कमला चावला, अभय कपूर, श्रेयांश सिन्हा। CCI स्नूकर क्लासिक अवार्ड का टाइटल किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। स्नूकर वाला आप गेम जानते होंगे, इस तरह से गोटी पे मारा जाता है, जो बॉल पे, छोटा छोटा गेंद पे, कैरम बोर्ड की तरह ही होता है। ठीक है, चलिए। अगला है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? कैंसर के लिए IIT बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। याद रखेंगे कहाँ पे? IIT बॉम्बे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही इसे लॉन्च किया है। पहली CAR-T सेल थेरेपी, याद रखेंगे, पहली CAR-T सेल थेरेपी। अगला, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम, नाग, त्रिशूल, प्रहार। तो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO ने। किस बैलिस्टिक मिसाइल का किया है? बैलिस्टिक मिसाइल याद रखेंगे डायरेक्ट, अग्नि प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि P भी दिया जा सकता है, अग्नि P भी दिया जा सकता है या प्राइम भी दिया जा सकता है। 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। और बेलास्टिक मिसाइल है, यानी ये ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर ये नीचे आएगी। एक होता है क्रूज मिसाइल, जो कि पृथ्वी के समानांतर चलेगी। ठीक है, समानांतर। अब अगर इस दोनों में अगर आप एक टारगेट को फिक्स कर दिए हैं, तो जैसे क्रूज मिसाइल मारो और भूल जाओ, टारगेट फिक्स है, अब ये वहां पे जाकर के ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन एक होता है गाइडेड मिसाइल, अगर आप इसमें गाइड कर सकते हैं, यानी कि अंतिम तक आप जाकर के टारगेट को चेंज कर सकते हैं, लास्ट में आप चाहें तो इसे मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइडेड मिसाइल हो जाता है। चलिए, तो ब्रह्मोस के बारे में याद रखेंगे, मारो भूल जाओ, यानी कि क्रूज मिसाइल है, और ये बेलास्टिक मिसाइल है, अग्नि। ब्रह्मोस क्रूज और अग्नि बेलास्टिक मिसाइल।
अगला है काठिया गेहूं, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसमें भी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, ये जो है उत्तर प्रदेश का, ये है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का ये बुंदेलखंड वाला हिस्सा है। सबसे ऊपर दोआब है, याद रखेंगे, सबसे ऊपर दोआब। दोआब मतलब दो नदियों की भूमि, दोआब, दो नदियों की भूमि। तो ये अपर दोआब है। ये कौन सा है? ये अपर दोआब। ठीक है। ये कौन सा है? ये मिडिल वाला है। ये अपर वाला दोआब है, ये मिडिल दोआब है, और ये लोअर दोआब है, ये याद रखेंगे। ठीक है। ये वाला जो है ये रोहिलखंड है, रोहिलखंड, याद रखेंगे, रोहिलखंड। ठीक है। ये अवध है, जहां पे लखनऊ है, अवध, जहां अयोध्या है, अवध है। और ये वाला जो है ये पूर्वांचल है, बिहार से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्र, वो कौन सा है? पूर्वांचल। ठीक है, याद रखेंगे, पूर्वांचल। तो आपसे जो पूछा गया है ये काठिया गेहूं, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज का काठिया गेहूं इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ऊपर अपर दोआब, फिर मिडिल दोआब, फिर लोअर दोआब, इधर रोहिलखंड, इधर अवध, और इधर बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बिहार से लगा हुआ पूर्वांचल, तो ये है बिहार, सॉरी ये है यूपी का, आपको ठीक यार। अगला, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? आलोक रंजन, अभय कुमार सिंह, संजय नायर, प्रकाश कालरा। आंसर हो जाएगा संजय नायर। कौन सा है? संजय नायर। एसोचैम कैसा निकाय है? तो गैर सरकारी व्यापार संघ है, सरकारी नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को दो डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? दो डोनियर 228 नाम का विमान है, दो दो भेजा गया है। किसको? तो गुयाना को, याद रखेंगे, किसको? गुयाना को। गुयाना का राजधानी भी बार बार पूछा जाता है, जॉर्ज टाउन। क्या है राजधानी? गुयाना का राजधानी जॉर्ज टाउन। अफ्रीकी देश गुयाना, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना, गुयाना। राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, चलिए। तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का ये एक देश है, राजधानी है जॉर्ज टाउन, और उसे ही भारत के द्वारा दो विमान दिए गए हैं, डोनियर 228 नाम का विमान है, डोनियर 228। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? मोहन झा, मनमोहन झा, सैयद अकबरुद्दीन, कमल किशोर, रामास्वामी अय्यर। आंसर क्या हो जाएगा? कमल किशोर। कौन सा है? कमल किशोर को। अगला है, अंपायरों के आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? हबीबुल्लाह बासर, सरफुद्दौला इब्ने साहिद, नितिन मेनन, मोइन खान। अब देखिए, नितिन मेनन तो भारत के हैं, भारत के हैं, ये 5 बार बने हैं, याद रखेंगे। कितने बार ये इस एलिट में शामिल हुए हैं? ठीक है, अंपायर का एकदम एलिट क्लास, जो अंपायर में भी एकदम जो अच्छा डिसीजन देने के लिए जाने जाते हैं। तो नितिन मेनन का नाम याद रखेंगे, ये भारतीय हैं, लेकिन सरफुद्दौला इब्ने साहिद बांग्लादेश के हैं। सरफुद्दौला इब्ने साहिद कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। तो भारत के नितिन मेनन 5वीं बार बने हैं, और सरफुद्दौला इब्ने साहिद ये पहली बार आए हैं। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, मैक्सिको, इटली, केनिया। आंसर हो जाएगा मैक्सिको। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, 46वीं आर्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आर्कटिक, आपको पता होगा, पृथ्वी इस तरह से ऊपर आर्कटिक, आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक वाला है, ऊपर वाला है नॉर्थ पोल वाला है, नॉर्थ पोल वाला जो है, तो अंटार्कटिका है यहाँ पे, यानी कि साउथ पोल वाला है। ये जो साउथ पोल वाला है, यहाँ पे हमारा पहले से भी दो स्टेशन हमारा पहले से भी है, और वहीं पर 46वीं बार बैठक किया जा रहा है। ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद। कहाँ पे ऐसा किया जा रहा है? साउथ में है अंटार्कटिका, याद रखेंगे, यहाँ अंटार्कटिका की बात की जा रही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोच्चि में। कहाँ पे? तो कोच्चि में, ये ध्यान में रखेंगे, कहाँ? कोच्चि में। और भारत यहाँ पे घोषणा करेगा कि हम एक और नया अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। पहले से हमारा है 2 केंद्र, मैत्री और भारती, मैत्री और भारती।
अगला है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्थान ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया? दीपक कुमार, विजय दहिया, बजरंग पूनिया, जितेंद्र कुमार। आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया पर। ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, फ्रांस। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया को 30 दिन एक्स्ट्रा दे दिया है एक्सटेंशन। अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान। आंसर है मालदीव से। ठीक है। 100 से भी कम सैनिक थे। ठीक है। बस ट्रेनिंग वगैरह के लिए रहते थे, 98 के आसपास थे जो ट्रेनिंग वगैरह करते देते थे और जहाज उड़ाना वगैरह सिखाते थे। तो अब उसे वापस कर लिया गया है। तो वहां पे वो लोग काम क्या कर रहे थे? तो 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान, वही डोनियर विमान जो हम लोगों ने गुयाना को दिया। डोनियर विमान छोटा सा विमान होता है, याद रखेंगे कि एक छोटा सा रनवे पर भी ये उड़ सकता है। ठीक है। हल्का होता है, ये सब द्वीप के हिसाब से ही बनाया जाता है डोनियर विमान, तो द्वीपीय देश को फायदा होता है। ठीक है। तो यही 2 हेलीकॉप्टर और एक डोनियर विमान के लिए हमारे लगभग 100 सैनिक वहां पे थे। ठीक है। लेकिन वापस मालदीव सरकार के द्वारा अनुरोध करने पर उसे वापस बुला लिया गया है। वहां के राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे, मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? असम, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर में, याद रखेंगे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया, ये आपको पता होगा कि ब्लड का एक बीमारी है, ब्लड कैंसर को ही थैलेसीमिया कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 8 मई को। कब? 8 मई को। ठीक है। ये एक तरह से अनुमानसिक विकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। अगला है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष में जा चुकी है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार जा चुकी है। इस बार वो तीसरी बार जाएगी। इस बार वो तीसरी बार जाएगी, जा चुकी है 2 बार। हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सिंकुला दर्रा, दर्रा दे दे या पास दे दे? सिंकुला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सिंकुला जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी के ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा, लाहौल और लद्दाख की जास्कर। अगला है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी, बिहार, पोवई झील। उपयुक्त में से कोई नहीं। मुंबई की मीठी नदी मुंबई की बिहार झील से निकलती है। कहाँ से? तो बिहार झील से। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर क्रम में 4 नाम है, यानी कि साउथ से नॉर्थ के तरफ 4 नाम आपको दिए गए हैं। तो सबसे नीचे अगर आप देखते हैं तो सबसे नीचे 1 2 3 4, सबसे उत्तर में कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जौस्कर, लद्दाख, जौस्कर, और उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो सबसे नीचे में कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ठीक है। ये याद रखेंगे। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में आपको पता होगा कि पृथ्वी भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा। तो तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भारत के मध्य से अगर आप देखेंगे तो कर्क रेखा गुजरती है। तो आप यहाँ पे सब नाम याद रखें, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली यहाँ स्थित है कर्क रेखा से और ऊपर उत्तर में। हैदराबाद, चेन्नई, हैदराबाद यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद होगा, और चेन्नई यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई होगा, और भोपाल मिडिल में होगा, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो जून में क्या होती है? जून में सूर्य कर्क रेखा से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है। तो ITCZ लाइन जो होता है, ITCZ लाइन यानी कि गर्मी जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होगी? तो गर्मी होगी यहाँ पे, दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तर में जो होगा वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी जून में। ठीक है। अब जब सूर्य यहाँ से वापस लौटेगी तो गर्मी इधर की ओर बढ़ने लगेगी, उधर ठंड होगी, इधर गर्मी होने लगेगी।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को हेलेक्लाइन, केमेक्लाइन, थर्मोक्लाइन, पाइक्लोक्लाइन। आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की, बेंगुला, अग्लुहास, मोजाम्बिक, दक्षिण चीन महासागर ये धारा। इसका आंसर हो जाएगा बेंगुला। ठीक है, ये याद रखेंगे, बेंगुला याद रखेंगे, ये नहीं है बेंगुला, दक्षिण अटलांटिक महासागर की है। अब आपको मैप में यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा बेंगुला, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेंगुला दिखाई देगा। अब देखिए इधर ये जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, और इसके इस तरफ यानी कि पश्चिम के तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको प्रशांत महासागर दिखाई देगा, तो पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, यहाँ पे आपको हिंद महासागर दिखाई देगा, इंडियन ओशियन दिखाई देगा। तो इंडियन ओशियन में आप अगर आप देखेंगे तो अग्लुहास, मोजाम्बिक, ठीक है, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये सारे ये कहाँ पे है, तो हिंद महासागर में। ठीक है, आप एक बार इसको देख करके रिवीजन जरूर कर लेंगे। अगला है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर, लिगुरियन सागर, एजियन सागर, टेरहेरियन सागर। तो ये सारे जो है भूमध्य सागर में आपको ये सारे द्वीप हैं। ठीक है, इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका, ये टेरहेनियन का, याद रखेंगे किस सागर का है, टेरहेनियन सागर का। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि, प्रोमिस्ड लैंड के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, सुलावेसी, जावा, मिंडानाओ। आंसर हो जाएगा मिंडानाओ। ये कहाँ का है, फिलीपींस का है, फिलीपींस का एक द्वीप है, फिलीपींस का एक द्वीप है मिंडानाओ। ठीक है, यहाँ बहुत ही मुश्किल से प्राकृतिक आपदा आती है, बहुत मुश्किल से आती है। अब द्वीप भी है लेकिन प्राकृतिक आपदा बहुत कम आती है, इसीलिए यहाँ यहाँ इसे प्रोमिस्ड लैंड कहा गया है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है, यानी लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है? तिलनचोंग, कावरत्ती, अगाथी, कल्पेनी। आंसर हो जाएगा तिलनचोंग। ठीक है, ये याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में है तिलनचोंग। कावरत्ती, अगाथी और कल्पेनी ये कहाँ की है, ये लक्षद्वीप की। शिवनाथ, हसदेव, ईब तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानंदा। आंसर हो जाएगा महानदी की, कहाँ की, महानदी। शिवनाथ, हसदेव, ईब तेल, शिवनाथ, हसदेव, ईब तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। और ये सिंहवा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिंहवा पहाड़ी से, लंबाई 851 किलोमीटर, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। संसद के सदनों की अवधि और राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेदें हैं। संसद के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा की अवधि, और राज्य विधानमंडल में आते हैं कौन कौन, विधानसभा, और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी। तो इसके सदन की अवधि से दोनों में क्या दिया गया है कि टाइम पीरियड, अवधि 5-5 साल का होता है सामान्यतः। ये वाला जो अनुच्छेद है ये कौन सा अनुच्छेद है? क्रमशः 82, 172, 83, 172, 82, 173, 83, 173। आंसर क्या हो जाएगा? 83। ये किससे है? संसद के सदन लोकसभा राज्यसभा की अवधि से 83, और 172 किससे है? राज्य विधानमंडल की अवधि से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टोटल 5 अनुच्छेद बहुत जरूरी है याद रखना। एक देश एक चुनाव में 5 अनुच्छेदों को संशोधित करने की आवश्यकता है। इन 5 अनुच्छेदों में 83 जो है ये संसद के सदन की अवधि से है, 172 जो है ये राज्य विधानमंडल की अवधि से है। अब 83 में 2 जोड़ते हैं तो 85 आता है, और 85 में क्या है? राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार। ठीक है, और 72 में भी 2 जोड़ देते हैं तो 174 आ जाता है। इसमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को विधानसभा को भंग करने का अधिकार। ठीक है, जो राज्यपाल को दे दिया गया है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो यानी कि 83 में 2 जोड़ेंगे तो 85 आएगा, और यहाँ 172 में 2 जोड़ेंगे तो 174 आएगा। और जो 327 है ये भी ध्यान में रखेंगे, 327
ठीक है। अब ये जो है इसमें परिसीमन वाला है, यानी चुनाव के समय में जो 10 लाख पे एक लोकसभा सीट या विधानसभा क्षेत्र वगैरह, जो लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में कौन किधर होगा, ये वाला जो परिसीमन वाला है ये इससे संबंधित है। तो 327 याद रखेंगे, चुनाव से संबंधित। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठक में भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोक लेखा समिति की बैठक में कैग कौन रहेगा उपस्थित? कैग रहेगा। ठीक है, यानी कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। अब कर्तव्य जो है कैग का, पावर जो है कैग का, वो है 149 में, अनुच्छेद 149 में, ये भी याद रखेंगे। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं यानी पद से हटाते हैं। कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? उनको राष्ट्रपति हटाते हैं, हटाएंगे नहीं। क्यों? हटाने की एक प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे जज को हटाया जाएगा उसी तरह इनको भी हटाया जाएगा। हाई सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाएगा उसी तरह से इनको हटाया जाएगा, त्याग को, सीएजी को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? कैग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, अटॉर्नी जनरल को। आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, ये याद रखेंगे। 16वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त हुए हैं हाल ही में, कुछ दिन पहले। पहले थे के वेणुगोपाल, महान्यायवादी कौन थे? के वेणुगोपाल। अब उनके जगह पे कोई और आ गया है, 16वां बन गया है। कौन बन गया है 16वां? आर वेंकट रमनी। कौन? आर वेंकट रमनी। ठीक है, अनुच्छेद 76 याद रखेंगे, महान्यायवादी से रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। ये जाते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जहां जरूरी होगा वहां बोल भी सकते हैं। अगला है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन बाद में आता है? पहले नहीं, बाद में। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों 9A में आ जाता है। ठीक है, ये तीनों एक बराबर है, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार के नज़र में तीनों के लिए एक ही जगह पे नवा लाइन में कुर्सी लगाई जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको पीछे दिया जाएगा। कब? अगर वो अपने राज्य में होंगे तो, अगर अपने राज्य में होंगे तो उन्हें याद रखेंगे 14वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर वो अपने राज्य के बाहर होंगे, यानी कि अपने उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर अगर होंगे, तो उन्हें 17वें स्थान पर रखा गया है। अब इन लोगों को एक समान 9 के कौम में रखा गया है, 9A में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कब आया था? 26 जुलाई 1969 को, 79 को, सॉरी 26 जुलाई 1979 को ये जारी किया गया था, अधिसूचना वरीयता का। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध है, बेमेल को चुने। केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ, यूटी, यूनियन टेरिटरीज। 239 अनुच्छेद में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। वी मतलब विशेष, विशेष स्पेशल नियम, स्पेशल नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में क्या है? यूनियन टेरिटरी के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 में क्या है? संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी के लिए विधानसभा। कौन सा इसमें से गलत है? तो आंसर हो जाएगा 242। ये निरसित हो गया है, ये निरसित हो गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बाकी सारा सत्य है। अगला है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों के निकटतम हो। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। आंसर हो जाएगा जैसे एक पार्टी है, मान के चलते हैं अगर बीजेपी है, तो बीजेपी में भी बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, बीजेपी के सचिव कौन बनेंगे, बीजेपी के ही अंदर जो भी पदाधिकारी ऑफिसर वगैरह बनाए जाएंगे, तो वो एक दल के अंदर जो लोकतंत्र है
की बात की जा रही है। दल का आंतरिक चुनाव, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु आंतरिक समय पर हो, तो यही आंतरिक दलीय लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस किस वर्ष में बनाया गया? 1983, 93, 86, 93, 89, 93, 90, 93। तो एक तरफ तो 93 है, ये तो फिक्स है। इसमें भी लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब 3 सदस्यीय बनाया गया है। लेकिन इधर याद रखेंगे 89, 89। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1989 और 1993 में हुआ क्या था कि 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। और 1993 भी 1989 में जब बनाया गया था तो इसे 1990 में, याद रखेंगे 1990 में 1 जनवरी को कैंसिल कर दिया गया और फिर से इसे 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1 जनवरी 1990 से, 1 जनवरी 1990 से फिर 1 अक्टूबर 1993 तक ये एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त रहते थे। इनके साथ अतिरिक्त जो 2 थे वो नहीं थे। ठीक है, इसे फिर से बाद में 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो तब से आज तक ये 3 सदस्यीय ही है। तो 89, 93 याद रखें। अगला, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मजदूर संघ के सदस्य। दबाव समूह मजदूर संघ के सदस्य, याद रखेंगे कौन है? दबाव समूह मजदूर संघ के सदस्य। जैसे मजदूर संघ, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन, विद्यार्थी संगठन, ये सब सरकार पे प्रेशर बनाते हैं कि आप हमारे हिसाब से कानून बनाएं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है 10 मार्च 2024 को भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कौन सा देश EFTA का में शामिल नहीं है? EFTA बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेंगे, EFTA। ठीक है, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपीय ई से यूरोपीय। तो यूरोप के EFTA में कौन कौन 3-4 देश शामिल है? ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन। कौन सा शामिल नहीं है आपसे पूछ रहा है? नहीं कौन सा है? तो फ्रांस नहीं है। ठीक है, कौन कौन है शामिल? स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, लिंकेस्टीन है, याद रखेंगे, और नॉर्वे भी है। कौन है? नॉर्वे भी है। तो नॉर्वे याद रखेंगे, ये नॉर्वे है, ये दोनों, ये नॉर्वे का ही हिस्सा है। ये आइसलैंड है, ये लिंचेस्टीन है, बहुत छोटा सा है, स्विट्जरलैंड फ्रांस के आसपास में है। ये स्विट्जरलैंड है, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश हैं। यही 4 देशों के साथ 10 मार्च 2024 को साइन किया गया है। अगला है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोट्टायम केरल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुंटूर आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में भारतीय चाय बोर्ड 1 अप्रैल 1954 से अस्तित्व में आए। अगला, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोयला, उर्वरक, विद्युत, रसायन। आंसर हो जाएगा रसायन को, केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है। कोयला है, फर्टिलाइजर भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, तो बाकी 8 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। ये 8 कोर सेक्टर हैं। हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने में ये 8 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, रीढ़ की हड्डी है एक प्रकार से समझे तो। कोर सेक्टर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित मुद्दों के लिए कौन सी समिति जिम्मेवार है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से संबंधित जानकी रमन समिति, उर्जित पटेल समिति, CAK खंडेलवाल समिति, विपिन मलिक समिति। आंसर हो जाएगा CAK खंडेलवाल समिति, याद रखेंगे। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मानव संसाधन के मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए एक डॉक्टर अनिल खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्रों का विषमानता, निर्यात उत्पादन की कमी। आंसर हो जाएगा पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। ठीक है, ये हमारे पास है। अगला है, निम्नलिखित में से तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक है? तैराकी, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक। आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, अगला है, पोलो में खिलाड़ी होते हैं 9, 6, 11, 4। आंसर हो जाएगा 4। पोलो में कितने होते हैं खिलाड़ी? 4। अगला है, एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए डैश की आवश्यकता होती है? डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्राइवेट की, एनक्रिप्शन टाइप, हैश कोड, पब्लिक की। आंसर हो जाएगा पब्लिक की।
की है, की मतलब KEY, की मतलब चाबी, इस तरह से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है जेनेवा में, बर्न, लुसाने, ओस्लो। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। लुसाने कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाले स्क्वाड गठबंधन में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और डैश शामिल है। पहले आपने जाना है क्वाड। क्वाड, क्वाड में कौन कौन था? क्वाड में कौन कौन था? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत था। क्वाड में भारत भी था, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड है, स्क्वाड, स्क्वाड। अब यहाँ पे जो स्क्वाड है इसमें याद रखेंगे कि भारत के जगह पे किसे रिप्लेस कर दिया गया है। तो याद रखेंगे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलिस्तीन या फिलीपींस, किसे? तो फिलीपींस को ला दिया गया है। कहाँ पे? फिलीपींस को यहाँ ला दिया गया। अगला है मैराथन दौड़ की लंबाई क्या होती है? 25, 26, 25 मील 385 गज, 26 मील 385 गज। आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। मैराथन का युद्ध हुआ था। मैराथन के युद्ध में जीतने की खुशखबरी को देने के लिए एक व्यक्ति बिना दौड़े दौड़ते दौड़ते पहुंच गया और अंतिम में मर गया। राज्य में मतलब जो राज दरबार था उसमें पहुंचने के बाद मर गया। ठीक है। यानी जीत की खुशी में वो बिना रुके दौड़ते रह गया और लास्ट में मर गया। तो यही मैराथन का जो युद्ध है इसी के नाम से लोग बोलता है कि मैराथन का दौड़। मैराथन में जीता, जीतने की खबर सुनाने के लिए दौड़ा और राज दरबार पहुंचने के बाद खबर सुनाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही व्यक्ति फेडिपिडिस की स्मृति में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मैराथन दौड़ आयोजित किया जाता है। इसमें 26 मील और 385 गज इसकी दूरी, जो कि युद्ध स्थल से राज दरबार की दूरी थी, वहां तक की दूरी को ही मैराथन। इसमें भी हाफ मैराथन होता है, इसी को आधा कर दिया जाता है तो हाफ मैराथन हो जाता है। ठीक है। यानी किलोमीटर में अगर देखें तो 42 किलोमीटर 195 मीटर, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब है मैथ का प्रश्न, आप लोग बनाएंगे। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 141, क्वेश्चन नंबर 141 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर PDF से लेकर के आप सॉल्व करेंगे। किसी को दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। समय का अभाव रहता है, मैं चाहता हूं कि 1 डेढ़ घंटे, 2 मैक्सिमम 2 घंटे तक ये कंप्लीट हो जाए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? 141 का आंसर होगा 10.5 मीटर। 142 का क्या आंसर हो जाएगा? 84 kg। 143 का क्या होगा आंसर? 22। 144 का क्या आंसर होगा? 8400। 145 का क्या आंसर होगा? 15। 146 का आंसर क्या होगा? 24,000 और 50,400। 147 का आंसर क्या होगा? 240। 148 का क्या आंसर होगा? 8। 149 का क्या आंसर होगा? 188। और 150 का क्या आंसर होगा? 15 किलोमीटर। थैंक यू सो मच।